एग्योग न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं हरियाणा के बरवाला में। बरवाला 15 से 20 किलोमीटर की रेडियस में एक सबसे बड़ा अंडे का प्रोड्यूसर माना जाता है। हरियाणा में भी ये टॉप रैंक में जाना जाता है और माना जाता है। और आज हम बरवाला की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस सेक्टर को अनऑर्गेनाइज होते हुए एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रेट डिसाइड करके फार्मर को अवेयर करने का काम करते हैं। तो बीटा एसोसिएशन के सभी कार्यकारी सदस्य लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं और जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सब मौजूद हैं। आज उनसे वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे पोल्ट्री के मौजूदा हालातों के बारे में और पोल्ट्री के भविष्य के बारे में और बीटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए, यहाँ पे सभी बीटा जो एसोसिएशन है उसके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा राकेश शर्मा जी से। राकेश शर्मा जी बीटा एसोसिएशन के प्रधान हैं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है सर आपका एग्योग न्यूज़ में। धन्यवाद भाई जी आपका। जी, तो आज हम जानेंगे कि बीटा की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीटा ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत, एसोसिएशन की शुरुआत और आपने कब की और क्यों की। सर, इसकी शुरुआत हमने जो की ये 2012 में की। हम चाहते थे, जैसे यहाँ पे पहले नागपाल जी अपना रेट निकालता था बाहर से और काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े थे, लेकिन रेट निकलता था बरवाला का। लेकिन बरवाला के उसमें कोई भी मेंबर नहीं होते थे ज़्यादा। बरवाले वालों की कोई उसमें सुनवाई नहीं थी। उसमें नीलो खेड़ी से, उधर करनाल से, पंजाब से रेट सबका लेते थे, लेकिन रेट होता था बरवाला का फ्लैश। तो उसके लिए हमने सोचा भी क्यों ना हम अपना यहाँ पे ट्रेडर का अपना रेट निकालना शुरू करें। तब जाके हमने इसकी बीटा की शुरुआत की। तो 2012 में हमने इसको बनाया था सर। उसके बाद हमने इसको चलाया कुछ टाइम, इसमें काफ़ी लोग जुड़े। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा हमने कोशिश करी फार्मर के साथ मिलके इसको रेट के निकालने की भी, चलो फार्मर के साथ मिलके निकालते हैं। तब हमने इसको बफ्ता बनाया, लेकिन उसमें फार्मर के साथ हमारी कोई मतलब किसी तरह की वो बात नहीं सिरे चढ़ पाई। तो तब जाके हमने फिर इसको बफ्ता कोई बेटा कोई हमने फिर अपना दोबारा शुरू से चलाना शुरू किया। अगर मैं सर बात करूं बीटा के बारे में, तो मेन मोटो क्या था आपका कि जो बीटा आपने बनाया उसका। बीटा का मेन मोटो हमारा ये था भाई, भैया हम सब ट्रेडर अपने यहाँ पे इकट्ठे होकर अपना रेट निकालें, हम उसके ऊपर अपनी ही परचेज करें सारे बंदे, और जो भी रेट चले मतलब जिसको भी दे देना, हमने उसी रेट के ऊपर ही माल बेचे पीछे। मतलब ये हमारा कारण था इसको। जब एक संगठन बनता है सर, कोई भी संगठन, काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं कि लोग जुड़ते हैं, लोग चले जाते हैं। आज आपकी लगभग 50-60 मेंबर हैं इस एसोसिएशन में। राकेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने एसोसिएशन की शुरुआत की, कोई नया संगठन बनता है या फिर एसोसिएशन बनती है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कोई भी नई चीज़ बनती है, तो आपने ऐसे क्या उतार चढ़ाव देखे जब आपने बीटा की शुरुआत की, जब आपने रेट वगैरह निकालने शुरू की। उतार चढ़ाव तो भैया ऐसा था, इसमें शुरू में कोई भी आपको पता है, जब कोई काम करते हैं उसके अंदर बड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती हैं। लेकिन हमने यहाँ फिर भी कोशिश करी सब लोगों को अपने आपस में जोड़ने की। हमने ये कोशिश करी कि जब बरवाला एशिया की नंबर 1 की बेल्ट है, तो बरवाला का रेट हम क्यों ना बरवाला से ही ऑपरेट करें। तो हमने कोशिश करी, इसमें हमने बेटा ग्रुप बनाया, बरवाला अपने एसोसिएशन ट्रेडर को इसके अंदर जोड़ा हमने। सब में जोड़ने के बाद हमने अपना बरवाले का रेट जो शुरू करा, तो उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग फिर पीछे भी हटते चले गए। हम सोचा भी अपना हम बरवाले का रेट अपना हम खुद तय करें, क्योंकि बाहर से बैठा कोई भी आदमी बरवाले का रेट क्यों तय करेगा। जब हमने यहाँ पे प्रोडक्शन हमारी है, बरवाले के अंदर हम बैठे ट्रेडर यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो हम बरवाले का रेट क्यों ना खुद निकालें। तो इसलिए हमने इसमें लोगों को जोड़ा। इसमें कुछ लोगों को परेशानी भी आई भैया, लेकिन कुछ परेशानियाँ हमने दूर करने की कोशिश करी। कुछ लोग सेटिस्फाई हैं हमारे से, कुछ लोग हमारे साथ काफ़ी जुड़ चुके हैं। हमारा रेट अब धीरे धीरे मतलब दिन पे दिन अच्छा होता जा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों को थोड़ी गलतफहमियाँ हैं, वो हम दूर करने की कोशिश में लगे भी हैं। हम चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। जो रेट निकलता है, फार्मर भी हमारे साथ जुड़े, ट्रेडर भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, तभी काम अच्छा हो पाता है अगर हम सब साथ मिल के चलेंगे। तो मेरी कोशिश है कि इस रेट को हम अच्छी तरह से निकालें और सही इसको ऑपरेट करके चलें। जी राकेश जी, और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपका लगभग पोल्ट्री में कितना अनुभव है, कब से आप काम कर रहे हैं और कब आपके माइंड में आया कि एक एसोसिएशन की ज़रूरत है। मेरे को पोल्ट्री में काम करते भैया कम से कम भी 19-20 साल हो चुके हैं। लेकिन जब ये रेट निकलता था तब हमें बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि बरवाले का रेट और बरवाले का कोई ना मेंबर हो के उसको कोई बाहर का निकाले, तो तब हमें इसके अंदर समस्या नजर आई। तो हमने फिर सोचा भी क्यों ना हम बरवाले का अपना रेट अपना खुद क्यों ना निकालें। बाहर का आदमी कौन होता है इसको रेट को निकालने वाला, क्योंकि जब हमने काम तो हमने करना है बरवाले में, फार्मर हमारे साथ जुड़ा भी है, तो हम अपना रेट अपने आप ही निकालें। तो हमने अपना रेट निकालना शुरू किया, तो तब जाके ये अपना
तो ये थे राकेश जी। राकेश जी का मुख्य तौर से कहना है कि बरवाला का रेट कोई नहीं निकाल रहा था और बरवाला का रेट के डिसाइडिंग फैक्टर कुछ और थे और कई लोग थे। तो इन्होंने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बरवाला एसोसिएशन बनाई और रेट निकालना शुरू किया और निरंतर इनका रेट अभी भी निकल रहा है। मेरा अगला सवाल ये है कि बरवाला अभी एशिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन पॉइंट्स में एक तरीके से माना जाता है। तो अभी आपको क्या नज़र आता, भविष्य क्या नज़र आता, क्या उतना ही रुझान है लोगों का, क्या उतनी ही एक्साइटमेंट है? क्या बरवाला आगे भी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन करता रहेगा जैसे करता आया? बिल्कुल करेगा जी सर। ऐसा था, हमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आई थी पहले यूपी बिहार में जो पोल्ट्री लगने की वजह से बरवाले में हमें एक बार लगता था भी शायद बरवाले के कहीं पे हम सेल पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये कोरोना काल जो आया उसके बाद जो लोगों में जागृति जो आई है ना अंडा खाने के प्रति, जो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब लगा लो, प्रोटीन की बात को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो इसको देखते हुए आगे मेरे को लगता है भी बरवाले का भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। कोई बात नहीं, लोगों में यहाँ जागृति है। हमें पहले थोड़ी दिक्कत थी सेल में ढूंढने के लिए, लेकिन अब लगभग लाख पास हमारे ये अच्छा मतलब ठीक रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी, यूपी और बिहार का आपने जिक्र किया, उसी पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि जब यूपी और बिहार में प्रोडक्शन बढ़ेगा और वहाँ की सरकारें वहाँ पे काफ़ी सब्सिडी उनको दे रही है और एक तरीके से जो कंजप्शन पॉइंट होता था वो प्रोडक्शन भी वहाँ पे होना शुरू हो गया और बरवाला का अंडा वहाँ पे जाता था, तो आपको नहीं लगता कि बरवाला पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, या फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात भैया आपकी, क्योंकि यूपी बिहार में जो सरकार उनको पूरी सपोर्ट दे रही है पोल्ट्री को, लेकिन हमारा हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए हमें बड़ी दिक्कत बड़ी है यहाँ पे। हमारा भी यहाँ बरवाले में सरकार को इन्वॉल्व होकर इसके बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में, और उसके लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि फार्मर को, ट्रेडर को कोई अच्छी सपोर्ट मिल सके। तो राकेश जी, आपने सरकार का जिक्र किया कि आप सरकार से चाहते हैं कि सरकार भी इस पोल्ट्री सेक्टर की तरफ ध्यान दे, तो मैं चाहूँगा कि वो उन बिंदुओं पे थोड़ा प्रकाश डालिए जो आप चाहते हैं, जो सुझाव सरकार को देना चाहते हैं एग्योक न्यूज़ के माध्यम से। तो उन सुझाव का थोड़ा जिक्र कीजिए कि आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे पोल्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को मेरा सुझाव यही है भैया, अभी जैसे यूपी में सरकार वहाँ पे पोल्ट्री लगाने वालों को सब्सिडी वगैरह देती है, तो हरियाणा में भी ऐसा सब्सिडी वगैरह का कोई प्रावधान होना चाहिए सरकार को इसके अंदर आके। और जैसे अभी कोरोना महामारी की वजह से जो फार्मर्स का इतना नुकसान हुआ है, इसकी नुकसान की कहीं ना कहीं भरपाई को सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए कोई अच्छा कानून कोई लेके आना चाहिए, पोल्ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ कोई अच्छा करने की सोचना चाहिए। इसकी वजह से जो हमें बड़ी दिक्कत आई है हमारे किसान भाइयों को, फार्मर भाइयों को, तो इसमें सरकार को कुछ ना कुछ उनको उचित मुआवजा दे के तो उनको कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। सरकार को मैं चाहता हूँ भी सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाए हरियाणा में भी। जी जी जी, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं और भी एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी चर्चा करना चाहूँगा और उनसे भी उनकी क्या जिम्मेवारी है एसोसिएशन में, उन सब के बारे में भी चर्चा करते हैं। मेरे साथ एसोसिएशन के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, प्रधान जी के अलावा, वो अभी मौजूद हैं। मेरे साथ कैशियर अनूप मल्होत्रा जी मौजूद हैं, पुनीत वर्मा जी सेक्रेटरी हैं ये बीटा के, ये मौजूद हैं। मेरे साथ अजय सिन्हा जी मौजूद हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के। तो आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, आप सबका। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। तो अभी मैं जानना चाहूँगा मल्होत्रा साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एसोसिएशन में, आप किन चीज़ों को देखते हो? बस बेटा एसोसिएशन में जी हमारे जो मिलजुल के हम काम कर रहे हैं सारे, उसमें मैं कैशियर हूँ। कुछ फंड्स जो हम इकट्ठा करते हैं आपस में मिलजुल के, जो सारे एसोसिएशन के मेंबर्स, उसमें हम आपस में जो योगदान करते हैं उसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। मल्होत्रा साहब, आप कब से हैं इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में? मेरे को लगभग 22 साल हो गए जी इस ट्रेड में काम करते हुए, ठीक है ना। 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस ट्रेड में। आपने क्या सिर्फ ट्रेडिंग ही किया या फिर और कोई भी काम भी आप करते से थे इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ? नहीं, मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ, एग्स की ट्रेडिंग ही करता हूँ। पहले दिन से 22 ईयर्स हो गए। जी, पुनीत वर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि सेक्रेटरी का क्या रोल है आपकी एसोसिएशन में? सेक्रेटरी एसोसिएशन के मेंबर्स को सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। किसी के आपसी मतभेदों को उजागर होते हैं, को उन मतभेदों को दूर करने के लिए सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। सेक्रेटरी अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि हम जो इतनी मशक्क़त के साथ हमने इस एसोसिएशन को बनाया है, उस एसोसिएशन में आपसी मतभेदों को दूर करके सबको साथ लेकर चल के एसोसिएशन की तरक्की की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री के सुधार के लिए कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा
बेनिफिट्स के लिए हम अपना योगदान दे सकें। जी 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 पुनीत वर्मा जी, अब मैं जानना चाहूँगा कुछ बरवाला के बारे में कि बरवाला का माल कहाँ कहाँ तक जाता है, कहाँ कहाँ जाता है? बरवाला एशिया की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस के तौर पे माना जाता है। यहाँ की जो प्रोडक्शंस हैं वो यूपी, बिहार, असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी अंडे की क्वालिटी होने की वजह से बाहर की मंडियों का विश्वास हम पे बना हुआ है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ के अंडे को बड़ी दूर तक भेजने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बरवाला का जो अंडा है वो दूर दूर तक अपनी पहचान बनाए और लोगों को अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो दूर दराज की प्रदेश हैं, उनमें भी हमारे बरवाला का अंडा पहुंचे और बरवाला के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो। जी सिन्हा साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आप क्या देखते हैं, क्या किन किन चीज़ों को देखते हैं आप? जी, मैं ऑफ़िस की कार्रवाई देखता हूँ कि ऑफ़िस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहे, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। जो भी रिटेन कार्रवाई होती है या कोई मैसेज वगैरह जो हमें फ्लैश करना रहता है, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ यहाँ पे। और मिल-जुल के सारे हम लोग काम कर रहे हैं जी, सारे एसोसिएशन में सारे जितने भी बंदे हैं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एसोसिएशन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कब से हैं सर इस इंडस्ट्री में और आप क्या करते हैं? मुझे 10-11 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और बेसिकली हमारा जो मेरा पर्सनल जो काम है वो सप्लाई का है बाहर अदर स्टेट्स में, लाइक यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में हम डब्बे में वो माल सप्लाई करते हैं, यहाँ से अंडा सप्लाई करते हैं। हमारी पार्टियाँ वहाँ पे है, जिनको रिक्वायरमेंट होती है हम यहाँ से माल देते हैं उनको। जी, तो अब मैं पुनीत वर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, तो एक ट्रेडर का क्या रोल होता है एक पोल्ट्री इंडस्ट्री में? ट्रेडर का सबसे बड़ा रोल ये है कि हम जो बाहर की पार्टीज़ हैं, जो लोग हमारे खपतकार हैं, उन खपतकारों में और फार्मर्स के बीच में एक तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक मिडल मैन के तौर पे उनके बीच में काम करते हैं कि फार्मर जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करता है, उस प्रोडक्ट को हम खपतकार तक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर क्वालिटी के हिसाब से और बिना किसी नुकसान के उन तक पहुँचता कराएँ, ताकि उन लोगों को, जो लोग हमारे प्रोडक्ट को, हमारे अंडे को खरीद के बेच रहे हैं, उनको भी नुकसान ना हो, और हमारे फार्मर भाई जो लोग यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस पे, प्रोडक्शन सेंटर पे बैठे हैं, उन प्रोडक्शंस पे उस प्रोडक्शन का उनको प्रॉपर रेट मिले, ताकि वो लोगों को भी उत्साहपूर्ण काम करने की प्रेरणा मिले। जी, तो आपने रेट का जिक्र किया, तो आप भी रेट डिसाइड करते हैं एक तरीके से। तो मैं जानना चाहूँगा कौन से वो फैक्टर हैं जिनको देखते हुए आप अपना रेट डिसाइड करते हैं? इसमें स्पेसिफाइड फैक्टर तो एक ही है कि ये सारा काम जो है ये डिमांड एंड सप्लाई का है। जिस किस्म से अदर स्टेट से, अदर कंजप्शन सेंटर से हमारे पास डिमांड आती है, उसी तरह से हम लोग उस डिमांड को सप्लाई के रूप में पूरा करने की कोशिश करते हैं। रेट का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन की हमारे पास डिमांड आती है, वैसे वैसे ही रेट प्लस माइनस होता चला जाता है। कई बार ऐसा दौर भी आता है साल भर में कि कब अंडे की खपत कम रहती है, तो यहाँ पे उस अंडे की खपत की कमी की वजह से रेट भी कम होता चला जाता है। लेकिन हम लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके अपने ग्राहक को खुश रखने के लिए अपनी तरफ से उनके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छी चीज़ पर उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका किसी किस्म का स्पेसिफाइड हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो, और उनको काम करने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए उत्साह आए उन लोगों में, ताकि वो लोग हमसे कंटिन्यूटी में काम करते चले जाएं। आपने रेट का जिक्र किया, आपने रेट बताया कि डिमांड एंड सप्लाई से एक तरीके से आप डिसाइड करते हैं, तो आपके पास कौन सा पैमाना, कौन सा वो मीटर है जिससे आप डिमांड एंड सप्लाई को जज करते हैं? स्पेसिफाइड कोई मीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। हम लोग जिन लोगों के साथ व्यापार करते हैं, अगर वो सब लोग हमारे से एक वक्त में अंडा की डिमांड करते हैं, तो हमें लगता है कि बाजार में अंडे की डिमांड है, तो रेट उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है। अगर 10 में से 5 लोग हमसे अंडा मांगते हैं, तो हमें लगता है कि शायद बाजार में डिमांड कम है। लेकिन अगर मेरा 10 का 10 ग्राहक अंडा मांगता है, तो मुझे लगता है कि बाजार में डिमांड बराबर है, ठीक है, तभी सब लोग अंडा मांग रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अंडा खरीदेगा तभी उसको बेचेगा। अगर उसका अंडा आगे बिक रहा है तभी वो मेरे से डिमांड करेगा। अगर किसी वजह से साल भर में कई मौके ऐसे आते हैं, कोई धार्मिक कारणों की वजह से, कोई प्राकृतिक कारणों की वजह से
कुछ अंडे की डिमांड कम रहती है, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर अपने आप ही तय हो जाता है कि अंडे की डिमांड अच्छी है तो रेट अच्छा है, अगर डिमांड कम है तो अंडे का रेट कम है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ को हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे नहीं देख सकते। जी। तो पुनीत जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जैसे भविष्य कैसे देखते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री का? आपको क्या लगता है, जैसे अभी सोया के प्राइस एकदम से बढ़ गए थे, तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी आ रही थी फार्मर की, काफ़ी परेशानी हो रही जी, थी फार्मर जी, को। जी, जी। तो आप कैसे देखते हैं इसका भविष्य? क्योंकि बड़ी अनस्टेबल और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है एक तरीके से। तो आपको क्या भविष्य नज़र आता है इस इंडस्ट्री का? इसमें सबसे बड़ा भविष्य की बात तो यह है कि इसको किसी न किसी रूप में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि अगर फीड के जो रेट्स हैं वो अनसर्टेन से हो जाते हैं। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि पिछले दिनों सोया का रेट बहुत तेज़ हुआ था, तो उसमें कोई आदमी पर्टिकुलर, हम फार्मर हैं, हम ट्रेडर हैं, मैं खुद फार्मर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल मैंने खुद फार्मिंग की है। मैं भी इस चीज़ से जूझता था कि रेट को डिसाइड करने के लिए कोई फैक्टर नहीं है कि फीड का रेट कौन तय करता है। अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें कुछ अपना हस्तक्षेप करे, ताकि हम लोगों को और फार्मर भाइयों को फीड के उचित रेट मिल सके, ताकि उन लोगों में अपने फार्म को चलाने के लिए एक अंदर से उत्साह पैदा हो के लिए हम लोग काम कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ना कि नुकसान के लिए। अब इतनी महंगी फीड को लेके के जिसका कॉस्टिंग पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट अंडे की पैदावार का इतना हो जाए कि वो उस रेट पे बिके ही ना, तो उसमें फार्मर को सीधा सीधा नुकसान है। और कोई भी आदमी व्यापार जब करता है तो वो नुकसान उठाने के लिए नहीं व्यापार करता है, उसको कहीं ना कहीं कम हो ज़्यादा हो, उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, तभी वो आगे व्यापार को कंटिन्यू करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालेगा। तो पुनीत जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं बात करूं कि जैसे पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री चलती थी, जी, कि पहले ट्रांजैक्शंस वगैरह पूरी कैश में होती थी, जी, पूरा 15-15 20-20 लाख कैश लेके गाड़ी में जाना पड़ता था और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो आप कैश में करके माल जो अपनी जो लेन देन करके खुश थे, या फिर अभी थोड़ा डिजिटली होना शुरू हुआ है उसको लेके खुश हैं? नहीं, इस पे थोड़ा पुराने प्रकाश डालिए। पुराने वक्त में जब हम लोग, आज से मुझे 18 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, जब शुरुआत में आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले जब कैश का फ्लो ज़्यादा होता था, तो अब हम लोगों को कैश हैंडलिंग में दिक्कत आती थी। फार्मर को हम लोग पेमेंट करते थे, कैश में पेमेंट करते थे, उनको दिक्कत आती थी, क्योंकि जो पेमेंट्स होती थी, फीड की पेमेंट्स होती थी, वो ज़्यादातर बैंक में ही होती हैं। तो पहले फार्मर बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए घंटों लाइनों में लगता था। हम लोग कैश को हैंडल करने के लिए दिक्कत मानते थे, उसमें नकली नोटों की आशंका रहती थी, और कई बार हम लोग जब ज़्यादा पेमेंट होती थी हम उसको नहीं गिन पाते थे, और जब गिनते थे तो उसमें नोट कम निकलते थे। तो किसी न किसी वजह से हमें कैश को डील करने में दिक्कत आती थी। अब जब से डिजिटल हुआ है, मोदी सरकार ने भारत को डिजिटल करने की कोशिश की है, उसमें हम लोगों के लिए आसानी हो गई है कि हमारा 99% तक पैसा बैंकों में आता है। 99% तक ही हम लोगों की कोशिश होती है कि हम जो फार्मर को पेमेंट करें वो भी बैंक के रास्ते ही करें, ताकि उनको भी दिक्कत ना आए और हम लोगों को भी कैश संभालने में दिक्कत ना महसूस हो। और रास्ते का जो रिस्क है, जो गाड़ी हमारे पास आती थी अंडा लेने, 15 से 20 लाख रुपए नगद लेके आ रहा है, उसको रास्ते का रिस्क है। हमारे तक पहुंचते पहुंचते कई बार कोई मिस हैपनिंग्स भी हो जाती थी, सुनने में आता था कि कहीं कुछ बुरा हुआ किसी के साथ, तो उस चीज़ों के लिए हमें भी बुरा लगता था। लेकिन वो उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे जो आज की तारीख में हालात हैं। ये हालात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं डिजिटल होने की वजह से। भारत सरकार ने जो इसके लिए प्रोत्साहन के तौर पे डिजिटल भारत को करने के लिए जो उन्होंने कोशिशें की हैं, हम लोग उस चीज़ को बड़े अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। हम सारे ट्रेडर लोग इस चीज़ से खुश हैं कि हम लोगों का जो बैंकिंग का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस वजह से हम लोग इस सेक्टर में अमाउंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब हमारी बैंकों के थ्रू होने की वजह से हमें अब चिंता का विषय नहीं रहा है कोई। तो मल्होत्रा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जैसे कि प्रधान जी ने भी अपनी बात रखी इस विषय पे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या इंटरफेयर, कितना हद तक इंटरफेयर होना चाहिए इसमें? देखो, सरकार यदि कर सकती है, बाकी और अदर स्टेट में जैसे मिड डे मील में, आंध्रा में और कई स्टेट में ऐसे मिड डे मील में एग्स जाता है, तो हमारे हरियाणा सरकार भी यदि मिड डे मील में एग प्रोवाइड करे, उससे जो मतलब हमारे एग की कंजम्पशन बढ़ेगी, पोल्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, उससे हमारे एग के रेट भी जो हैं ठीक होंगे। प्रधान जी, मेरा सबसे आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप एग्योक न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सभी पोल्ट्री से जुड़े लोगों के लिए?
मेरा यही संदेश रहेगा भैया, जितने भी हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उसमें ट्रेडर्स, फार्मर्स, फीड वाले, दवाई वाले, जितने भी हम लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, सब हम मिल के चलें। सबका साथ, सबका विकास, सब अगर सही ढंग से चलेंगे तो सही रहेगा। और दूसरा ये है कि अंडा खाने से प्रोटीन, इसमें अंडे में प्रोटीन काफ़ी है, इम्यूनिटी सिस्टम इससे बढ़ता है। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि अंडा खाएं, इसको नॉन वेज ना समझें, ये वेजिटेरियन है। इसको खाने से शरीर में अच्छी मतलब वो ताकत आती है। कोई किसी तरह का मतलब इसमें वहम में ना बढ़े। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। धन्यवाद सर। सब मैं पूरी आपका और तमाम आपके पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी बीटा एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतने कीमती समय से समय निकाल कर एग्योक न्यूज़ को समय देने का काम किया। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि ऐसी पोल्ट्री से जुड़ी तमाम जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए एग्योक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।